In the last session, we were revising place of supply, the various provisions, जिसमें हम section 10 and section 11 के provisions already discuss कर चुके हैं, revise कर चुके हैं. Section 12 and 13 के provisions revise कर लेते हैं बच्चे from your e-book. Here's your e-book. Section 12 में आपके specific rules हैं. Section 12(2) में आपका general rule है. Section 12(2) में general rule है. और section 3 to section 12 section 12(3) to section 12(14) में आपके specific rules हैं. तो section 12(2) में जो general rule है वो क्या है? यहाँ पर ये है बच्चे, आपको देखना होगा कि जो recipient है वो registered person है या नहीं. If recipient is the registered person, recipient is registered person, तो यहाँ पर आपका place of supply क्या रहता है? Location of the registered person. And if recipient is other than a registered person, यहाँ पर आपका place of supply depend करेगा कि address available है या address available नहीं है. यदि address available है तो location of the recipient will be the place of supply, and if address is not available तो आप supplier का location ही ले लेंगे as place of supply. This was your general rule. Shitu, Shivani, Ritika, right answers. Okay. So after this general rule, अच्छा general rule apply कब होता है? जहां पर specific rules 12(3) से 12(14) तक apply नहीं होते, वहां पर आपका section 12(2) apply हो जाता है general rule. ठीक है जी? So 12(3) to 12(14) में क्या है? आपके ये 12 sections हैं बच्चे. एक एक करके इन सबको रिवाइज करते हैं. So here we go. First of all, we have this section 12(3). Section 12(3). Section 12(3) आपका immovable property के साथ related है. Immovable property के केस में आपका place of supply क्या होगा? यदि immovable property इंडिया में located है तो immovable property का स्थान जहां पर immovable property located है, और यदि immovable property outside इंडिया है तो उस केस में आप recipient की location ले लेंगे. With examples हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर मैं सिर्फ आपको in a nutshell सब कुछ बता रही हूँ. जी राइट गरिमा. Then comes your section 12(4) restaurant and catering services, और यहाँ पर आपका place of supply क्या रहेगा? जहां पर services perform करी गई. Then is your section 12(5) training and performance appraisal. ये डिपेंड करेगा ये जो सर्विसेज हैं ये रजिस्टर्ड पर्सन को मिल रही है या अनरजिस्टर्ड पर्सन को. यदि ये सेवाएं रजिस्टर्ड पर्सन को मिल रही हैं तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, और यदि ये सेवाएं अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को मिल रही हैं तो देखा जाएगा कि जो सर्विसेज हैं वो कहाँ प्रदान की गई हैं. सो जहां पर सर्विसेज प्रदान की जाएंगी
that place will be the place of supply. Section 12(6), एडमिशन टू एन इवेंट या फिर अम्यूजमेंट पार्क, किसी इवेंट में प्रवेश करने का या अम्यूजमेंट पार्क में प्रवेश करने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जहां पर इवेंट हो रहा है, इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जहां पर इवेंट हो रहा है या फिर जहां पर पार्क सिचुएटेड है, that will be the place of supply. Then is your section 12(7). Section 12(7) relates to the organization of an event. पिछला क्या था? Admission to an event. 12(7) क्या है? किसी इवेंट की व्यवस्था करना. रितिका, गरिमा, महक, nice to see you all answering the questions and getting involved in the revision. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, यदि इवेंट की व्यवस्था की सेवाएं प्रदान करी जा रही हैं, उस केस में अगेन आप ये देखेंगे कि जो पर्सन है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड. अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, एंड इफ द पर्सन इज अनरजिस्टर्ड तो आप देखेंगे कि इवेंट हो कहाँ रहा है. और यदि इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो वहां पर रिसिपिएंट की लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. Then comes your section 12(9), पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जहां पर यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है. अगेन यहाँ पर यही देखेंगे, रजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड. रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, एंड इफ द पर्सन इज अनरजिस्टर्ड तो आप देखेंगे कि यात्री ने वाहन कहाँ से बोर्ड किया है, यात्री वाहन के ऊपर कहाँ से चढ़ा है. That will be the place of supply. Again, you have section 12(10) where services are provided on board a conveyance. वाहन के ऊपर, वाहन के अंदर आपको कुछ सेवाएं प्रदान करी गई है, तो उस केस में उन सेवाओं का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जहां से आपके वाहन की पहली रवानगी हुई, वह स्थान जहां से आपके वाहन की रवानगी हुई, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. दैट इज द फर्स्ट स्केड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर. रवानगी का स्थान. जी राइट, अंकिता, महक, शिवानी, रितिका, ग्रेट. देन कम्स योर सेक्शन 12(11), टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, दूरसंचार सेवाएं. और ये दूरसंचार सेवाएं जो हैं, they are divided into 4 categories. The first one is the fixed telecommunication line, for example landline, जहां पर इंस्टॉल किया जाता है, लैंडलाइन, डिश एंटीना, केबल एटसेट्रा. वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाता है? जहां पर आपकी फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन को इंस्टॉल किया गया है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. देन दूरसंचार सेवाओं में जो आपका दूसरा भाग है, व्हाट्स द सेकंड पॉइंट? मोबाइल कनेक्शन ऑन पोस्ट पेड बेसिस. जी तनु, रोल नंबर 36, राइट. पोस्ट पेड बेसिस, यदि आपने मोबाइल कनेक्शन लिया है पोस्ट पेड बेसिस पर, तो उन सेवाओं के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जहां पर रिसिपिएंट के का बिलिंग एड्रेस है. रिसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. एंड प्री पेमेंट बेसिस पर यदि आप मोबाइल कनेक्शन की सेवाएं ले रहे हैं, तो ऐसे में जहां से आप रिचार्ज करवाते हैं या फिर जो जिस जगह से आपको वाउचर मिलता है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. एंड इन ऑल अदर केसेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, आपको ये देखना है कि रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है या नहीं. यदि रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे? आप रिसिपिएंट की ही लोकेशन ले लेंगे. और यदि रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो वहां पर सप्लायर का एड्रेस, सप्लायर की लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. एंड देन द लास्ट सर्विस हियर, second last service here is insurance services. According to section 12(13), insurance services का place of supply again depends upon whether the person is registered or unregistered. अगर person registered है तो location of the registered person, and if the person is not registered तो आप again
देखेंगे कि लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट क्या है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर. एंड लास्ट वन इज द एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज. एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जिस जिस स्टेट या यूटी में एडवर्टाइजिंग करी गई है, दैट state and that UT will be the place of supply for such advertising services. Right, Mehak? Each such state or UT. Absolutely. So, this is section 12. Then comes your section 13. Section 13 में आपके सारे क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं, जहां पर सेक्शन 13(2) relates to the general rule, and your section 13(3) to 13(13) यहाँ पर आपके specific rules आते हैं. So let's discuss the specific rules. The first specific rule here is section 13(3). Section 13(3) relates to the performance based services, प्रदर्शन आधारित सेवाएं, जहां पर यदि आप गुड्स को फिजिकली अवेलेबल करवाते हैं, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है, जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करी गई. किसी दूरवर्ती स्थान से यदि सेवाएं प्रदान करी जा रही हैं, तो आप गुड्स की लोकेशन देखेंगे, और जहां पर जो सर्विसेज हैं वहां पर जो सप्लायर जो रिसिपिएंट है उसकी फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, शारीरिक उपस्थिति चाहिए. वहां पर अगेन आप ये देखेंगे कि जो सर्विसेज हैं वो कहाँ परफॉर्म करी गई. दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. महक, गरिमा, राइट? देन कम्स योर सेक्शन 13(4). इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेवाएं. प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी स्थित है. सेक्शन 13(5). किसी इवेंट में प्रवेश करना या व्यवस्था करने की सेवाएं. What will be the place of supply? जहां पर इवेंट हो रहा है. सेक्शन 13(6). यदि ऊपर वाली तीन सेवाएं 13(3), 13(4), 13(5) यदि ये तीन सेवाएं एक से अधिक जगह पर प्रोवाइड करी जा रही हैं और उनमें से एक स्थान टैक्सेबल टेरिटरी में आता है, then your place of supply will be the location in the TT. What's TT? Location in the TT, taxable territory. Right, Ankita, Mehak, Ritika? This was your section 13(6). Then comes your section 13(7). जहां पर ऊपर वाली जो सेवाएं हैं 13(3), 13(4), 13(5) की जो सेवाएं हैं वो एक या एक से अधिक स्टेट या यूटी में प्रदान करी जा रही हैं, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? हर वो स्टेट और यूटी जहां पर ये सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. सेक्शन 13(8) relates to banking financial institutions, and here the place of supply will be the location of the supplier. 13(9) transportation of goods. गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक स्थान से दूसरी स्थान पर. द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जहां पर गुड्स जानी है. सेक्शन 13(10) पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की सेवाएं. वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? जहां से जो पैसेंजर है वो वाहन पर चढ़ा, एम्बार्क्स द जर्नी, उसने वाहन जहां से बोर्ड किया, देन is your section 13(11). 13(11) is services provided on board a conveyance. वाहन के अंदर कुछ सेवाएं प्रदान करी गई हैं. What will be the place of supply? पहला रवानगी स्थान. वाहन का पहला रवानगी स्थान, point of departure. 13(12) OIDAR. Services of online information and database access or retrieval services. Here the place of supply will be the recipient of the services. And last is 13(13) जहां पर गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रखी है कुछ सर्विसेज को नोटिफाई करने की, एंड इन दैट केस
द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जहां पर सेवाओं को लिया गया है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. सो दिस इज ऑल इन POS. दिस इज द होल समरी, और ये मैंने ई बुक में से ली है, वीके पब्लिशर्स की ई बुक. आपकी बुक्स आपके पास यदि है तो उनमें आपको चैप्टर के एंड में ये समरी मिल जाएगी. So this is all we have in place of supply, and with this we'll start with a fresh chapter, a new chapter, that is chapter 11, value of taxable supply. So revision part is over, and here we'll start with value of taxable supply. So let's change the topic here. Value of taxable supply. This is your chapter number 11. Now what is value? Value का मतलब है मूल्य. मूल्य. Value implies मूल्य. क्यों जरूरी है वैल्यू? क्योंकि आपके पास देखिए टैक्स स्लैब के जो रेट्स हैं, क्या रेट्स हैं, कितनी टैक्स रेट की स्लैब्स हैं आपके पास? 5%, 12%, 18%, 28%, जीरो रेटेड. ये स्लैब्स हैं बेटा आपके पास. सो ये जो 5%, 12%, 18%, 28%, ये आप अप्लाई करेंगे, ये किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? आपके पास कोई वैल्यू होगी, उसके ऊपर आप ये रेट्स अप्लाई करेंगे, तब कहीं जाकर आपका GST निकल कर आएगा, और ये GST आपको पे करना होगा टू द गवर्नमेंट. सो ये रेट्स किसके ऊपर लगेंगे? दिस रेट्स आर एप्लीकेबल ऑन अ वैल्यू, किसी वैल्यू के ऊपर लगेंगे. इसे आप कहते हैं टैक्स पेबल ऑन एड वैलोरम बेसिस. एड वैलोरम बेसिस. एड वैलोरम बेसिस क्या होता है? जो वैल्यू के ऊपर लागू हो, जो वैल्यू पर लागू हो, उसे आप कहते हैं एड वैलोरम बेसिस. सो ये अगर आपको ये रेट्स अप्लाई करने हैं तो आप किसी वैल्यू के ऊपर अप्लाई करेंगे, और जब तक आपके पास वैल्यू नहीं होगी तब तक आप GST कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? ये इंपॉर्टेंस है आपकी इस चैप्टर की, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई की. इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जो सप्लाई है, आपने गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई किया है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करते हैं तो उस सप्लाई की, उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या है, आपको ये फाइंड आउट करना है. उस वैल्यू में आप क्या लेंगे, क्या नहीं लेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर, दैट इज वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ताकि हमारे पास एक सही वैल्यू निकल कर आए, करेक्ट वैल्यू निकल कर आए. क्योंकि यदि ये वैल्यू गलत होगी तो टैक्स भी गलत कैलकुलेट हो जाएगा, और यदि गलत टैक्स कैलकुलेट हुआ और आपने गलत टैक्स डिपॉजिट करवाया तो माना जाएगा कि आपने GST लॉ का पालन नहीं किया, और आपको अलग अलग तरह के जुर्माने या फिर पनिशमेंट्स को फेस करना पड़ सकता है. सो वैल्यू, सही वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, और आपने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो चैप्टर 11 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करनी है, जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में. ठीक है जी. सो अब वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक तो है सेक्शन 15. कैसे कैलकुलेट होगी वैल्यू? वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास
सेक्शन 15 है सीजीएसटी एक्ट का, और साथ ही साथ आपके पास क्या है, आपके पास कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स को आप क्या कहते हैं, ये डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, सीजीएसटी रूल्स 2017। ये नियम है आपके पास। एक है आपके पास सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, साथ ही साथ आपके पास ये रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, इनको फॉलो करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करी हैं उनकी वैल्यू क्या है, ये देखना है। तो करना क्या है इसमें, देखें, वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 क्या कहता है, सेक्शन 15 सेक्शन 15 says value on the basis of transaction value, value on the basis of transaction value, then if value is not determined on the basis of transaction value and value in case of specified supplies. We have three parts under this, under section 15. यदि आपके पास ट्रांजैक्शन वैल्यू है या फिर यदि ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं है या नहीं निर्धारित हो सकती, तो ऐसे में वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड लास्ट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड सप्लाईज। सो जहां पर जो वैल्यू है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेस पर ली जाएगी, वहां पर आपके तीन सेक्शंस हैं, सेक्शन 15(1), सेक्शन 15(2) एंड 15(3). सेक्शन 15(1) क्या कहता है कि वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। दूसरा सेक्शन 15(2) में हम करेंगे कि ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करते हुए हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, इंक्लूजन्स, इंक्लूजन्स इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या क्या चीजें आपको लेनी है, जरूरी लेनी है। और तीसरा एक्सक्लूजन्स, क्या क्या चीजें आपको नहीं लेनी इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। मैम ये ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा। करेंगे बेटा, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है, इंक्लूजन्स क्या है, एक्सक्लूजन्स क्या है, इस पूरे चैप्टर में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं आपको सिर्फ चैप्टर का ओवरव्यू दे रही हूँ। और जहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं है, जहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, वहां पर आपका लागू होगा सेक्शन 15(4). यहाँ पर सेक्शन 15(4) लागू होगा। और सेक्शन 15(4) क्या कहता है कि आप रूल्स लगाएं, सीजीएसटी रूल्स लगाएं 2017, ये वाले रूल्स लगाएं और अपनी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लें। ठीक है जी। एंड लास्ट इज वैल्यू इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सप्लाईज। यहाँ पर आता है आपका सेक्शन 15(5) एंड 15(5) के अकॉर्डिंगली ये जो
वैल्यू है उन गुड्स के लिए ये नोटिफाई करती है गवर्नमेंट, नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वैल्यू क्या रहेगी। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द होल चैप्टर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 15 के अकॉर्डिंगली ये देखेंगे, 15(1), 2 एंड 3 के अकॉर्डिंगली ये देखेंगे कि क्या हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ले सकते हैं या नहीं ले सकते। यदि ले सकते हैं तो आपको कंडीशंस चेक करनी है। अगर कंडीशंस, वो शर्तें पूरी होती हैं तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई ले सकते हैं, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि ट्रांजैक्शन वैल्यू की शर्तें पूरी नहीं होती तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को अडॉप्ट नहीं कर सकते। ऐसे में आपको सेक्शन 15(4) पर जाना पड़ेगा और सेक्शन 15(4) क्या कहता है कि रूल्स अप्लाई करो। ठीक है जी। एंड इसके अलावा आपके पास कुछ स्पेसिफाइड सप्लाईज हैं जहां पर वैल्यू गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि टैक्सेबल सप्लाई की जो वैल्यू है वो ये मानी जाएगी। ठीक है जी। सो कल से हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।